दोस्तों नमस्कार। भारत में राजनीति पैसे के बगैर चलती नहीं है और शायद इसीलिए हर राजनीतिक दल को एक अडानी की जरूरत जरूर होती है। और अगर वो राजनीतिक दल सत्ता में आ जाए तो वो अपना अडानी खुद ही बना लेता है। लेकिन मौजूदा वक्त का ताना बाना राजनीतिक सत्ता के जरिए कुछ इस तरीके से बुना गया कि तमाम राजनीतिक दलों के जो भी अडानी थे वह खत्म हो गए या खत्म कर दिए गए। यानी दूसरे राजनीतिक दलों के पास पॉलिटिकल फंडिंग नहीं जानी चाहिए। कोई ऐसा अडानी इस देश में खड़ा होना नहीं चाहिए जो बीजेपी से हटकर किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ खड़ा हो जाए। और ध्यान दीजिए, मौजूदा वक्त का सच यही है कि अडानी एक ही है और अडानी का जाल इस देश में कुछ इस तरीके से फैला हुआ है कि बीजेपी तो छोड़ दीजिए, तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता जितने भी राज्यों में है उन्हें भी जरूरत उसी अडानी की है जिस अडानी को ताकत मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता से मिली है। और मोदी सत्ता से मिली ताकत के आश्रय अडानी का नेटवर्थ इस देश बल्कि दुनिया में अगर गूंजने लगा तो उस नेटवर्थ के आश्रय कमोवेश हर राज्य में उसके अपने प्रोजेक्ट हैं। उस प्रोजेक्ट पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट के आश्रय उन राज्य सरकारों को अपने तौर पर राजस्व की कमाई भी होती है, कुछ नौकरियां भी खड़ी हो जाती हैं। और इन सब के साथ अगर अडानी है तो फिर पैसे की कमी राजनीतिक तौर पर उस प्रोजेक्ट के जरिए उस राज्य सत्ता को होगी नहीं जिस सरकार ने इजाजत दे दी कि अडानी जी हमारे राज्य में आ जाइए। इसीलिए आज कुछ अतीत के पन्ने पहले खोल लीजिए और याद कीजिए, जब इस देश में बफोर्स कांड हुआ था तो पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक आंदोलन ही आंदोलन थे और राजनीतिक सत्ता की चूलें हिल रही थी। समूचा विपक्ष उस वक्त में कांग्रेस की सत्ता या राजीव गांधी की सत्ता के खिलाफ खड़ा था। याद कीजिए हर्षद मेहता कांड, उस वक्त भी क्या पार्लियामेंट और क्या सड़क और क्या आंदोलन का चेहरा राजनीतिक सत्ता की चूलें विपक्ष ने हिलाकर रख दी थी। और उसके बाद केतन पारिक को भी याद कर लीजिए, उसने भी शेयर बाजार से खिलवाड़ किया था। लेकिन आंदोलन उस दौर में भी खड़े हुए, राजनीतिक तौर पर सत्ता की चूलें उस वक्त भी हिली और जेपीसी बन गई। लेकिन आज की तारीख में कोई यह कहे कि विपक्ष कहां पर है, उसका आंदोलन कहां पर है, तो आप कहेंगे पार्लियामेंट देख लीजिए। बीते 2-3 दिनों से पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा है जेपीसी बना दी जाए। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का मतलब है कि सरकार अपने पॉलिटिकल डेथ वारंट को लिख रही है जो लिखा नहीं जाएगा। लेकिन उससे हटकर इस देश में जनता के साथ राजनीतिक दल अडानी कांड को लेकर कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे। पार्लियामेंट का हंगामा है, पार्लियामेंट के भीतर ही सिमट के रह जा रहा है। और वो तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष के तौर पर इस देश में आपको नजर आते हैं, किसी भी राज्य में उठाकर देखिएगा वहां की उस राजनीतिक कालीन को, तो आपको वहां पर अडानी का वर्चस्व नजर आएगा। कहीं पे 15,000 करोड़, कहीं पर 25,000 करोड़, कहीं पे 45,000 करोड़, कहीं पे 60,000 करोड़, कहीं पे 90,000 करोड़। और इस तादाद में इस देश के भीतर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं जिसमें विपक्ष की एक पूरी फहरिस्त है, उन चेहरों को पढ़ लीजिए। उसमें आपको राजस्थान के गहलोत भी नजर आएंगे, उसमें छत्तीसगढ़ के बघेल भी नजर आएंगे, उसमें केरल में वामपंथी विजयन भी नजर आएंगे, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी नजर आएगी, तेलंगाना के भीतर से जो मोदी सत्ता को लेकर शोर मचता है, लेकिन आपको यह शोर अडानी को लेकर दिखाई नहीं देगा क्योंकि चंद्रशेखर राव भी हो सकता है आपको उसी कतार में दिखाई दे। उसी कतार में नवीन पटनायक हैं, उसी कतार में जगन रेड्डी है, उसी कतार में हेमंत सोरेन है, उसी कतार में वो समूचा विपक्ष है जिन जिन राज्यों में अडानी के प्रोजेक्ट हैं। करोड़ों रुपए वहां झोंके जा चुके हैं, राजस्व की कमाई राज्य सरकार को हो रही है। प्रोजेक्ट आने से पहले जो लाभ राज्य सत्ता को मिला उस लाभालाभ में वो डूबे हुए हैं। तो फिर अडानी कांड की जांच करे कौन और मांग करे कौन और आदेश दे कौन? और संसद के भीतर ही अगर सब कुछ सिमट कर रख जाएगा तो फिर संसद इस अडानी कांड को भी डकार लेगी। यह अलग मसला है कि लगभग जितने भी
इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग जो पैसा लगा रहे थे, अडानी इंटरप्राइजेज हो या अडानी की तमाम कंपनियां हो, उसमें लगभग 46 लाख लोग थे जो इस प्रोजेक्ट में अडानी कांड के दायरे में बहुत कुछ गंवा चुके हैं। लेकिन राजनीति ने इस दौर में क्या गंवाया? हर को एक अडानी की जरूरत है और भारत की राजनीति के पास वह विजन नहीं है जिस दृष्टि से वह देख पाए कि राजनीति बिना पूंजी के कैसे चलेगी और कॉरपोरेट के आश्रय इस देश के पब्लिक सेक्टर को हाँकने की जरूरत नहीं पड़े, यह दृष्टि भी गायब हो गई। तो आइए आज कच्चा चिट्ठा इस बात को लेकर बताते हैं कि जब अडानी ग्रुप ने इस देश के गैर बीजेपी शासित राज्यों में 3 से 5 लाख करोड़ तक झोंके हुए हैं और वहां से राजस्व की कमाई राज्य सरकारों को हो रही है, और जब समझौता हुआ या डील हुआ या आपस में किसी प्रोजेक्ट और किसी योजना को लेकर जब सहमति बनी, तो उसके बाद कैसे विरोध किया जाए और उस विरोध का मतलब होगा क्या? क्योंकि सत्ता होगी तो अडानी तो चाहिए। तो क्या वाकई भारत की राजनीति इस देश में अडानी सरीखे शख्स के आगे बिल्कुल लुंज फुंज पड़ गई है? उसका कोई महत्व नहीं है। और जो आवाज आपको सुनाई दे रही है इस दौर में, हो सकता है आपके ज़हन में इस दौर में आम आदमी पार्टी के नेता पार्लियामेंट के अंदर बाहर लगातार हंगामा खड़ा करते नजर आ रहे हो, तो फिर जाहिर है दिल्ली से निकलकर पंजाब तक पहुंचे हैं और पंजाब में जो प्रोजेक्ट अडानी के हैं वह उस कालखंड के हैं जब अकालियों की सरकार थी, जब कैप्टन की सरकार थी। आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और समझौता हुआ नहीं तो फिर विरोध तो होगा। तो क्या ऐसी स्थिति में भारत की राजनीतिक सत्ता हर राज्य सरकार में इंतजार करती है? इस कच्चे चिट्ठे को समझ जाइए, क्योंकि इस दौर में अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भद भारत की शेयर बाजार और कॉरपोरेट और नेक्सस को लेकर हो रही है, जो कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस है, उसको लेकर इस देश के वित्त मंत्री चाहे कहे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पे असर पड़ा हो। और सेबी जिसे मॉनिटरिंग करनी है, जो रेगुलेट करता है, वह कह रहा है जी नहीं, यह बड़ी छोटी सी बात है, ऐसी चीजें तो होती रहती है। तो उन पन्नों को भूल जाइए जब इस देश के भीतर में सरकार स्कैम करती हो और विपक्ष समूचे देश में आंदोलन खड़ा कर देता हो। ऐसी स्थिति अब इस देश के भीतर राजनीतिक तौर पर बची नहीं है। तो शायद इसीलिए आपको आवाज सुनाई देगी नहीं उस आंदोलन की जो एक वक्त बफोर्स में सुनाई दिया, हर्षद मेहता कांड में सुनाई दिया, केतन पारेख कांड में सुनाई दिया, या उस तमाम स्कैम में सुनाई देता था। हम इस पन्नों की लाइन इस बात से लेकर खींचने की शुरुआत करते हैं जहां पर विपक्ष के जो असल चेहरे हैं। मसलन हम आपको पहले टीएमसी के दर्शन कराते हैं। ममता बनर्जी, वहां के पूर्वी मिदनापुर के ताजपुर में इन्वेस्टमेंट 15,000 करोड़ का, जो कि वहां के बंदरगाह को लेकर है। उस बंदरगाह से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो 10,000 करोड़ रुपया और अडानी ने फूंक दिया जो समझौता हुआ, और 25,000 करोड़ के जरिए 25,000 नौकरियां भी दे देंगे अगर आप हमको ताजपुर का बंदरगाह दे देंगे, और ताजपुर का बंदरगाह दे दिया गया। अब अडानी का विरोध कोई कैसे कर सकता है कि दरअसल अडानी तो एक कॉरपोरेट है। और याद कीजिए गहलोत सरकार ने जब सोलर एनर्जी को लेकर समझौता किया तो राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा बाकी जगहों पर समझौते होते होंगे गड़बड़ तरीके से, लेकिन राजस्थान में बड़े ही हेल्दी तरीके से यह समझौता हुआ है। एक सवाल शुरू में, अडानी को अडानी बनाकर जब इस देश में एकमात्र अडानी के तौर पर प्रस्तुत कर दिया गया और बाकी अडानीज खत्म कर दिए गए, तो उस अडानी की जरूरत कमोवेश हर सरकार को है और कोई भी सरकार उसे ध्वस्त करना कैसे चाहेगी। और अगर जिस बात का जिक्र होता है कि सत्ता के करीबी है अडानी, तो या तो आप अपनी राजनीतिक जमीन में इकोनॉमी को नए तरीके से ढालना सोचिए, या फिर इस बात की दृष्टि से जाइए कि इस देश की राजनीति जिस पूंजी के आश्रय चलती है, हम उसके खिलाफ खड़े होकर इस देश की जनता को अपने साथ लेकर चलेंगे। ऐसी स्थिति किसी राजनीतिक दल के साथ है नहीं। शायद इसीलिए अडानी अगर राजस्थान में समझौता करते हैं तो राहुल गांधी उसे भी मंजूर कर लेते हैं, और तमाम विपक्ष के वो तमाम नेता जो अलग अलग राज्यों में सत्ता में हैं वह
क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, उसका अगला निशाना हमें लगता है तमिलनाडु पर आना चाहिए। तमिलनाडु में ग्रीन एनर्जी को लेकर जो रामनाथपुरम की कामुठी इलाका है, वहां पर सोलर पावर प्लांट लगभग 4,550 करोड़ का। राज्य सरकार क्या हिम्मत दिखाएगी कि हम इसको हटाते हैं? और अडानी का जो पूरा नेटवर्थ है और जो वैल्यूशन है, उसने इस देश के साथ धोखा किया, यहां के लोगों के साथ धोखा किया, यह कहने की हिम्मत होगी हिडेनबर्ग रिसर्च पेपर आने के बाद? नहीं कहेगा। उसके बाद आइए उड़ीसा में नवीन पटनायक, वहां पर अलग अलग जगहों पर कई प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। मसलन जैसे धर्मा, जो भद्रक का इलाका है, वहां पर पोर्ट है धर्मा, उसमें लगभग 7,600 करोड़ रुपए लगाए गए। डेवलप करने की स्थिति में 5 बर्थ की वहां पर चीजें पोर्ट में क्रिएट की जाएगी। कार्गो हैंडलिंग को भी क्रिएट करने का बात है, जिसकी कैपेसिटी 38 मीट्रिक टन की होगी। वहां पर एक एलएनजी टर्मिनल लगाने का जिक्र है, जो कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी आईओसीएल और गेल के साथ मिलकर, यानी एक तरफ इस देश के पब्लिक सेक्टर को बेचना और दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर को अडानीज के ग्रुप के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करना, इसको कहते हैं असल पीपीपी मॉडल। लेकिन बहरहाल उड़ीसा के भीतर और दूसरी दृष्टि में उड़ीसा में ही रायगढ़ के इलाके में काशीपुर है, यहां पर एल्युमिनियम रिफाइनरी और उसके साथ ही यहां पर अलग अलग तरीके से पावर प्लांट, इसकी भी मौजूदगी आपको उड़ीसा में नजर आएगी। आप कहेंगे नवीन पटनायक तो विरोध करते नहीं है और उड़ीसा की सरकार तो मोदी सत्ता के साथ है, तो हम आपको धुर विरोधी केरल लिए चलते हैं। केरल में तो वामपंथियों की सरकार है और वहां तो बीजेपी कभी सत्ता में आएगी नहीं। एक वक्त कांग्रेस, दूसरे वक्त वामपंथी, यही मिजाज में रहा है। तो वहां पर देखिए, वहां का जो बंदरगाह का इलाका है थिरुवनंतपुरम में, विजयनजाम नाम से है, वो 2015 में समझौता हुआ और 7,500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और अडानी का ये जो पोर्ट है, विजयनजाम प्रोजेक्ट जो है, इसमें वो बाखूबी काम कर रहे हैं। विरोध कौन करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि इस दौर में एक चीज कोई ना समझ पा रहा है, ना समझा पा रहा है कि किसी को इस देश में अडानी बनाने का मतलब है वो तमाम नियम कायदे खारिज किए गए होंगे, जिसमें नेटवर्थ 1000% की रफ्तार से बढ़ रही हो और दूसरी तरफ उसी ताकत का इस्तेमाल करके अलग अलग राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो या सारी चीज को लाया जाता है और उसी जगह से विपक्ष कुछ आवाज छुई मुई तरीके से निकालता है और कहता है देखिए हम विरोध कर रहे हैं। इससे काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी, भारत की पॉलिटिक्स दोनों ही उस कॉरपोरेट में समा गई जिस कॉरपोरेट को लेकर हमारे इंस्टीट्यूशंस फेल हो रहे हैं। अब आपको झारखंड लिए चलते हैं। झारखंड में तो हेमंत सोरेन की सरकार है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है और जेएमएम बीजेपी के साथ है नहीं, लगातार झगड़ा चलता है। वहां के गोड्डा, जो संथाल परगना के इलाके का गोड्डा है, वहां पर एक पावर प्लांट लगाया गया। हेमंत सोरेन की तरफ से कोई विरोध नहीं है। लगभग 1600 मेगावाट का जो पूरा है, वो बिजली भी झारखंड को नहीं मिलेगी, वो बांग्लादेश को मिलेगी। और बांग्लादेश ने इस बीच में, हालांकि 3 दिनों पहले ही उसने कहा है जो कीमत आप लगा रहे हैं वो बड़ी कॉस्टली है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोयला यहां का, जमीन यहां की, इंफ्रास्ट्रक्चर यहां का, बिजली बांग्लादेश में बेचेंगे। इस रईसी के साथ कौन सा कॉरपोरेट इस देश में काम कर सकता है? लेकिन नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हर की जरूरत राजनीति को साधने के लिए पैसे की है और जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो पैसा लेकर आता है। राजनीतिक सत्ता माला माल होती है और उस सब के बीच डेवलपमेंट उसी आश्रय दिखाया जाता है। देखिए हमने ये लगा लिया। हिमाचल में भी जो अंबुजा सीमेंट है, उसके भी 2 प्लांट हैं, सोलन और बिलासपुर में। हालांकि अभी वहां पर जो ट्रक्स की हड़ताल है उसकी वजह से दोनों बंद पड़े हैं, लेकिन हिमाचल के भीतर भी कोई आवाज इस रूप में नहीं आई कि इसको बंद कीजिए। आप इतने बड़े घपले घोटाले में इस दुनिया भर में आपका नाम हो रहा है और आप यहां पर प्रोजेक्ट चलाएंगे और अंबुजास के शेयर भी इस दौर में नीचे चले गए, लेकिन सत्ता कुछ नहीं कहेगी। राजनीतिक तौर पर यही तो वो खासियत है जिसमें पूंजी हर पॉलिटिकल सत्ता को चाहिए। पंजाब के भीतर, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पार्लियामेंट के भीतर या पार्लियामेंट के परिसर में या सड़क पे आपको नजर आएंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा मुखर हैं, तो उनके साथ कोई समझौता अडानी ग्रुप ने अभी तक किया ही नहीं है। तो मुखर तो होना लाजमी है। लेकिन पंजाब में जब आपकी सरकार है और वहां पर फरीदकोट में जो कोटकपुरा है, वहां पर 2016 में अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, वहां अडानी लॉजिस्टिक ने वेयरहाउस बनाए जिसमें अनाज रखा जाए।
गेहूं रखा जाए, चावल रखा जाए, इन सबको मोगा में बनाया, 2007 में शुरू किया था। राजपुरा जो पटियाला का इलाका है वहां पर शुरू किया अडानी विल्मर ने, वहां पर भी वेयर हाउस बनाए। तो क्यों राज्य सरकार जब आम आदमी पार्टी की है वो दायरे में क्यों नहीं ले रही है, और क्यों नहीं कर रही है कि इस देश के साथ आपने इतनी बड़ी गद्दारी कर दी है जिसका जिक्र बार बार आम आदमी पार्टी के नेता इन्हीं शब्दों से कर रहे हैं। तो उस पंजाब के राज्य में तो आपकी सरकार है, 2/3 बहुमत के साथ है, बंद करा दीजिए सारी चीजें अगर आपको लगता है ये सारी चीजें, लेकिन नहीं कहेंगे। यानी किसी नए समझौते के इंतजार में विरोध की राजनीति का भी एक नया तरीका है। उसके बाद आइए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के भीतर माइन भी है, पावर सेक्टर भी है, अलग अलग जगहों पर, चाहे वो अडानी की रिन्यूएबल एनर्जी की योगदान हो, चाहे अलग अलग तरीके, सब जगहों पर उसकी मौजूदगी है। लेकिन उससे पहले राजस्थान का जिक्र जरूरी है, क्योंकि हाल में जब राजस्थान के भीतर सोलर एनर्जी को जो बैठाया गया 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको लेकर जब सवाल उठा तो उस वक्त कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा नहीं नहीं, यह हेल्दी प्रतिस्पर्धा के जरिए समझौता हुआ है। सवाल है, हेल्दी प्रतिस्पर्धा वैसी ही है जैसे एक नेता का बेटा आके खड़ा हो जाता है और वो हेल्दी प्रतिस्पर्धा के आश्रय ही सबकी अगुवाई करने लगता है। यही तो वो परिस्थिति है जिसको क्रिएट किया जाता है। तो फिर राजस्थान के भीतर जो पूरी सोलर एनर्जी है वो राजस्थान की जो रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके साथ मिलकर यह समझौता किया गया है। यानी अडानीज रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और दूसरी तरफ राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। और इसके लिए जमीन दी गई, लगभग 16,000 हेक्टेयर की जमीन दी गई। ये तो राज्य सरकार ही देगी, वही व्यवस्था करेगी, तो उसने उसी रूप में व्यवस्था कर दी। जॉब का जिक्र कीजिएगा, यहां बहुत जॉब नहीं है, लेकिन बावजूद इसके स्पेस कहां मिला? कांग्रेस शासित राज्य में। छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस शासित राज्य है, और यहां तो एक लिहाज से आप देखते चले जाइए तो जैसे रायखेड़ा गांव रायपुर के करीब में सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है। यहां पर जीएमआर का छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड जो थी उसको भी इन्होंने खरीद लिया। रमन सिंह की सरकार के दौर में 25,200 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट आए थे जो कोल से पॉली जनरेशन करते, और राइस बैन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को लेकर जो प्लांट और रिफाइनरी बनाए गए वह भी वहां पर मौजूद है। जांजगिरी के जो चंपा है वहां पर डीबी पावर को खरीद लिया गया जो थर्मल पावर के तौर पर 600 मेगावाट के 2 यूनिट थी, उसको एक्वायर किया अडानीज ने। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि हर जगह जरूरत पैसे की है और पैसा कॉरपोरेट के पास है। लेकिन कॉरपोरेट की हमने व्यवस्था ऐसी कर दी कि एक ही अडानी रहे और वो अडानी हमारा मित्र रहे और तमाम राज्यों में उनके जरिए पैसा लगाया जा रहा हो। तो कोई भी राज्य की तरफ से कौन सी आवाज आएगी? उसके बाद आपको लिए चलते हैं तेलंगाना के भीतर से। आप बहुत जो आवाज सुन रहे हैं उसमें एक चीज और समझिए कि वहां पर तो बिल्कुल सड़कें बनाई जा रही हैं, और सड़कें एक दो राज्यों में नहीं। अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो है तेलंगाना में सड़क बना रहा है, छत्तीसगढ़ में बना रहा है, आंध्र प्रदेश में बना रहा है, केरल बना रहा है। चारों राज्य गैर बीजेपी शासित राज्य, बीजेपी राज्यों में तो बना ही रहा है, हम तो गैर बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश जगन रेड्डी, एक के बाद एक प्रोजेक्ट वहां पर आते चलेगा। और जान को आपको हैरत होगी कि जब दावोस में बैठक चल रही थी तो किस रूप में इन्वेस्टमेंट करना है आंध्र प्रदेश के भीतर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उसमें आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट्स पर चर्चा थी और 60,000 करोड़ रुपया वहां इन्वेस्ट कैसे होगा अलग अलग प्रोजेक्ट को लेकर, जिसमें एक प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी सेक्टर का है, 3,700 मेगावाट बनाएंगे और इसके बदले में एवज में जमीन दी जा रही है 1,490 एकड़ की जमीन। राजस्व का फायदा भी आंध्र प्रदेश सरकार को होगा, इसमें रेवेन्यू का लाभ भी है और रेवेन्यू का लाभ तकरीबन 2,775 करोड़ का राज्य सरकार ने बताया। एसजीएसटी जो लगेगा उससे लगभग 980 करोड़ का होगा अलग अलग जगहों पर। और बीते दिसंबर के महीने में ही गांधी कोटा में 1,000 मेगावाट, चित्रावली में 500 मेगावाट, हर जगह पे जॉब का जिक्र कर दिया गया। यहाँ 2,500 जॉब देंगे, वहाँ 150 जॉब देंगे। कारीवालसा में 1,000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएंगे तो 3,000 की जॉब मिल जाएगी। कुरुकोट्टी में 1,200 मेगावाट का लगाएंगे तो वहाँ 3,000 जॉब पैदा करेंगे। अलग अलग तरीके से पूरे के पूरे गैर बीजेपी शासित राज्यों की कतार को अगर आप पकड़ना शुरू कीजिएगा तो आप जानकर हैरत में आ जाएंगे कि इस देश के भीतर में राजनीति की जरूरत ही कॉरपोरेट और उसकी पूंजी है, क्योंकि सरकारों ने अपने तौर पर अपना बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप किया ही नहीं है।
तो वो फिर कैसे चीजों को डेवलप करेंगे। और डेवलपमेंट का राग जो चुनाव के वक्त गाते हैं, वह जब कॉरपोरेट की पूंजी पर टिका हुआ है और हर को एक अडानी चाहिए और अडानी एक ही है, तो विरोध कौन करे। और विरोध कैसे हो, तो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। तो पार्लियामेंट से सरोकार जनता के कितने हैं और पार्लियामेंट के अपने सरोकार जनता के साथ कितने हैं। जिस पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए पार्लियामेंट्रीज जो हैं, उनकी अपनी संपत्ति हर 5 साल में कई सौ गुना बढ़ जाती हो और जनता के भीतर लाले पड़े हो भोजन के, उसका प्रति व्यक्ति आय कम हो रही हो, इस परिस्थिति के भीतर कोई सरोकार जब होगा नहीं, तो आप विरोध क्या करेंगे। यह अलग मसला है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव पड़ा तो एफपीओ वापस लेने की स्थिति उस शेयर बाजार में आ गई जहां दुनिया के सबसे रईस शख्सों में से शुमार शख्स 20,000 करोड़ जुगाड़ नहीं कर पाया। और नई जानकारी निकल कर आई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के जरिए। उसमें कहा गया कि अब बॉन्ड सेल भी जो 1,000 करोड़ रुपए जुलाने का जो जुटाने का प्लान था, उसको भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यह पहली पब्लिक बॉन्ड सेल होनी थी जिसके जरिए 122 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 10 बिलियन रुपया यानी 1,000 करोड़ रुपए उगाही होते और पब्लिक नोट के जरिए प्लान बनाया गया था, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। इसमें सिर्फ खुद अडानी ग्रुप कई ग्रुप्स के साथ था, जिसमें एडवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, एके कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल, ट्रस्ट कैपिटल, सबको मिलकर काम करना था। लेकिन अब उसे भी रद्द कर दिया गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि इस वैल्यूएशन के आसरे दुनिया भर के लगभग आधे दर्जन से ज्यादा बड़े बैंकों ने रोक लगा दी है कि हम कोई शेयर नहीं खरीदेंगे, कोई बॉन्ड नहीं खरीदेंगे। दुनिया के 3 देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया खासतौर से, उसने अपने तौर पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। डाउ जोन्स ने आपको लिस्टिंग से हटा दिया, लेकिन भारत के भीतर फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं नहीं नहीं, दुनिया में कोई भारत को लेकर बुरा असर नहीं पड़ा है। सेबी कहता है कोई असर शेयर बाजार पर नहीं है। और इन सब के बीच भारत की राजनीति, जो लोकतंत्र के मजबूत पिलर के तौर पर सत्ता परिवर्तन के लिए ताकती रहती है कि कोई मुद्दा सत्ता के खिलाफ तो मिल जाए, लेकिन ऐसे दौर में एक ऐसा सिस्टम इस देश में डेवलप हो गया है जहां पर कोई भी विपक्ष के राजनीतिक दल आपको तीखे तरीके से सवाल उठाते हुए दिखाई नहीं देंगे। बायकॉट करेंगे पार्लियामेंट, बाहर आके बैठ जाएंगे, कमरे में मीटिंग करेंगे और कहेंगे जेपीसी बनाइए। जेपीसी बननी नहीं है, क्योंकि जेपीसी की जांच का मतलब खुले तौर पर है कि इस देश के भीतर में मोदी सत्ता गुजरात से निकलकर दिल्ली तक के सफर में अडानीज को कैसे उसने डेवलप किया है। यह कोई छुपी हुई चीज नहीं है, सब कुछ खुला खेल है। तो उस खुले खेल में जांच कराने के लिए जेपीसी बैठा दीजिए और उसकी, या फिर किसी रिटायर्ड जज को बैठा दीजिए और अपना डेथ वारंट पॉलिटिकल तौर पे लिख दीजिए। ऐसी राजनीति तो इस देश में अब होती नहीं है। लेकिन ऐसी राजनीति भी पहले कभी नहीं थी कि हर कोई अडानी पर निर्भर है और राजनीतिक तौर पर भी एक खामोशी है। सबको लग रहा है कि पता नहीं जनता कब खड़ी हो जाएगी और सत्ता वहां से खिसक के हमारे पास आ जाएगी। राजनीति का ऐसा मिजाज या इतना विभत्स रूप इससे पहले तो कभी नहीं था। तो आखिर के 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल, क्या वाकई अडानी कांड को लेकर भारत की संसद और उसमें बैठा हुआ विपक्ष कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो जाल समूचे देश में फैला हुआ है अडानीज ग्रुप का, अलग अलग तरीके से जो उसके अपने एसेट हैं, जो पैसा लगाया गया है, उस पर निर्भरता भी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ऐसे बन गई है कि वो वहां कोई आवाज उठा नहीं सकते हैं। और तीसरी परिस्थिति होती है, क्या इस दौर में लगातार राजनीतिक और सामाजिक तौर पर ऐसी व्यवस्था भी करने का प्रयास लगातार हो रहा है जिसमें इस देश के भीतर में कोई ऐसा आंदोलन खड़ा ना हो जाए जैसे बफोर्स के वक्त खड़ा हुआ था, या किसी भी स्कैम को लेकर इस देश में जब आंदोलन खड़े होते हैं तो जो राजनीतिक सत्ता की चूल्हे हिलती हैं। वैसी परिस्थिति में अगर राजनीतिक सत्ताधारी और विपक्ष के राजनीतिक दलों ने भी खामोशी ओढ़ ली है, तब सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या भारत की राजनीति उस क्रोनी कैपिटलिज्म का पूरे तरीके से शिकार हो चली है, जहां उसको इस बात का एहसास है सत्ता किसी की भी रहे, अडानी तो रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।